वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की तृतीय पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी गैस के लिए एक आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने का अर्थ है कि वह गैस सभी गैस नियमों जैसे बायल, चार्ल्स, गैलो-सैक नियमों का पूर्णतः पालन करे और ये सभी नियम गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित हैं, जो कि कुछ मूल अभिधारणाओं पर अवलंबित हैं। यदि कोई गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है तो यह स्पष्ट है कि इन मूल अभिधारणाओं में यानी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी के अंतर्गत कोई न कोई गलती या एरर अवश्य है, जिसमें कि संशोधन की आवश्यकता है। गैसों के अणुगति सिद्धांत के दो मुख्य अभिगृहितों में कमी दिखाई दी। पहली अवधारणा के अंतर्गत यदि किसी गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना गया, यानी अणु के जो खुद के वॉल्यूम है, रियल वॉल्यूम, उसको हमने नेग्लिजिबल मान लिया या नगण्य मान लिया। ये अवधारणा ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियों में तो मानी जा सकती है, क्योंकि गणना के द्वारा प्राप्त परिणामों से इस स्थिति में गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% होता है, परंतु उच्च दाब यानी 100 वायुमंडलीय दाब पर गैस के कुल आयतन में पर्याप्त कमी आ जाती है, जबकि गैसीय अणु का स्वयं का आयतन नहीं बदलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप गैसीय अणुओं का आपेक्षिक आयतन बढ़ जाएगा, जिसे नगण्य नहीं माना जा सकता। जैसे यदि सामान्य परिस्थिति में गैसीय अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन का 0.014% है, तो दाब 100 गुना बढ़ाने पर ये 1.4% हो जाएगा और दाब को 1000 गुना बढ़ाने पर 14% हो जाता है, जिसको नगण्य नहीं माना जा सकता। इस कारण से उच्च दाब पर गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य मानने के कारण से यहाँ पर प्रथम अवधारणा में या फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी के अंतर्गत कमी पाई गई। इसीलिए उच्च दाब व कम ताप पर जहाँ पर गैसों का आयतन कम हो जाता है, वहाँ पर आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाई देते हैं। दूसरी कमी है गैसों के अणुओं में अणुगति सिद्धांत के द्वितीय पोस्टुलेट की, जिसमें हमने कहा कि गैसों के अणुओं में किसी भी तरह का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता, या हम कहते हैं गैसीय अणुओं में परस्पर आकर्षण बल कार्यरत नहीं होता। यह मान्यता सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में मानी जा सकती है, क्योंकि इस स्थिति में गैस के अणु एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर होते हैं, परंतु उच्च दाब व न्यून ताप पर जब गैस का आयतन कम हो जाता है, तब अणु एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करने लग जाते हैं, और इस समय गैसों का द्रवीकरण हो जाता है। और गैसों का द्रवीकरण तथा जेटी इफेक्ट यानी जूल थॉम्सन प्रभाव इस बात के प्रमाण है कि उच्च दाब व निम्न दाब पर गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण का बल कार्य करता है। उपरोक्त दोनों अवधारणाओं के कारण गैसों का वास्तविक व्यवहार उनके आदर्श व्यवहार से विचलन बताता है। अतः गैस के
अणुगतिक सिद्धांत की इन अवधारणाओं में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है और हमारा समीकरण गैलुसेक का नियम T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कहता है कि यदि ताप धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो आयतन का मान कम होता जाएगा, यानी जब ताप 0 केल्विन हो या परम शून्य ताप हो तो गैस के अणुओं का आयतन 0 हो जाएगा। परंतु ये बात लागू नहीं होती है और उससे पहले ही गैसीय अणु आपस में आकर्षण बल होने के कारण द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो गैसों का द्रवण मुख्य रूप से इस पोस्टुलेट में कमी के बारे में बताता है। अतः चूंकि दो गैसीय अवधारणाएं गैसों के अणुओं का कुल आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य है तथा दूसरा कि उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता, दोनों गलत साबित हुई और इस कारण इनको देखते हुए 1873 में वांडर वाल नामक वैज्ञानिक ने आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में कुछ संशोधन किया और संशोधन करके एक नया समीकरण उत्पन्न किया जो कि वास्तविक गैसों के लिए लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से अब इसमें जब पर्याप्त विचलन दिखाई दिए तो वान डर वाल समीकरण की आवश्यकता हुई। अब हम वान डर वाल समीकरण के बारे में बात करते हैं। वान डर वाल ने देखा कि मुख्य रूप से हमारे पास दो फैक्टर हैं PV = nRT में और दोनों पोस्टुलेट मिलकर जिनमें कमियां निकली उनसे ये पता चलता है कि हमें दाब और आयतन दोनों के संशोधनों की आवश्यकता है। आदर्श गैस के लिए हम समीकरण PI/VI = nRT लिख सकते हैं। I मीन्स आइडियल गैस के लिए है। अब हम पहले आयतन संशोधन की बात करते हैं। आयतन संशोधन या वॉल्यूम करेक्शन। आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है। अतः VI अणुओं के विचरण के लिए रिक्त स्थान को दर्शाता है और VI अणुओं के विचरण के लिए रिक्त स्थान है, यानी वास्तविक गैसों के अणुओं के लिए अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता और वो अणु कुछ न कुछ जगह घेरे रखते हैं। अतः उनके विचरण के लिए स्वतंत्र स्थान जो हम V मान रहे थे वो उस V से थोड़ा सा कम हो जाता है। अतः कम होने वाला ये आयतन अणुओं के वास्तविक आयतन से संबंधित होता है और इसे हम अवरोध आयतन या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। अवरोध आयतन अणुओं के वास्तविक आयतन का लगभग 4 गुना होता है। इसे B प्रति मोल से व्यक्त करते हैं और N के लिए अवरोध आयतन होगा N × B। अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन VI जो आइडियल गैस के लिए है वो V - NB के बराबर होगा। V वास्तविक गैस का आयतन और NB N मोल गैस का वर्जित आयतन है जिसको हमने उसमें से माइनस किया, तभी हम इसके अंदर जो है VI आइडियल जो आयतन है उसको हम लिख सकते हैं। B यहाँ पर एक विशिष्ट स्थिरांक है जो कि अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं वर्जित आयतन की। वर्जित आयतन का परिकलन या उसकी गणना, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है
कि सिद्ध कीजिए कि वर्जित आयतन वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है, जिसे कि अब हम गणना करते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या अवरोध आयतन या वर्जित आयतन का परिकलन। स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें सीधी लाइनों के बने हुए छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं और फिर डॉटेड लाइन का बना हुआ एक बड़ा दो बड़े गोले दिखाई दे रहे हैं जिनकी की त्रिज्या कॉमन है। यदि हम छोटे गोलों को देखें तो छोटे गोले 2 वास्तविक अणु के गोले हैं जिनका अर्धव्यास सिग्मा अपॉन 2 है, यानी अर्धव्यास मीन्स रेडियस। ये दोनों गोले आपस में एक दूसरे को टकराते हैं परंतु छूते हुए होते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर नहीं घुसे हुए और ये एक दूसरे को छूते हुए होते हैं। तो इन गोलों में जो सिग्मा अपॉन 2 इनकी रेडियस है या सिग्मा इनका व्यास है, तो इन दोनों को इससे अंदर लाना या इनके इससे ज़्यादा पास आना पॉसिबल नहीं है, इससे निकट ये नहीं आ सकते हैं। और इस कारण से हम एक कॉमन फॉर्मूला जानते हैं मैथमेटिक्स का कि किसी भी गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। आर की जगह पर यहाँ पर हम सिग्मा अपॉन 2 ले रहे हैं, अतः एक गोले का वास्तविक आयतन होगा 4/3 पाई सिग्मा अपॉन 2 का होल क्यूब। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4/3 पाई सिग्मा क्यूब और नीचे 2 का क्यूब यानी डिनोमिनेटर में 8 और 4 और 8 जब कटेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इस तरह से ये वैल्यू 1/6 पाई सिग्मा क्यूब आ जाएगी, जो कि स्क्रीन पर समीकरण नंबर 3 से दिखाई दे रहा है। वर्जित आयतन वाले गोले की त्रिज्या सिग्मा है, वह ये दोनों गोलों के लिए कॉमन है। अतः वर्जित क्षेत्र डॉटेड लाइन के द्वारा बताया गया है और वर्जित गोले की जो गणना है वर्जित आयतन की वो जोड़े के लिए हो रही है। तो यहाँ पर उस युग्म का जो आयतन है वर्जित आयतन वो होगा आपका 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। एक गोले का वर्जित आयतन, चूँकि यहाँ पर कितने गोले हैं, 2 गोले हैं और यू वर्जित आयतन की गिनती हमेशा किन में होती है, युग्म में होती है। तो युग्म में ये वैल्यू आई आपकी 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। तो जब हम इसे एक अणु के लिए वर्जित आयतन गिनेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो आधा करने पर हमारा फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू 4/3 पाई सिग्मा क्यूब, यानी इट इज़ इक्वल टू 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। इट इज़ इक्वेशन नंबर 4 या ये क्या है, समीकरण नंबर 4 है। इस तरह से हमने निकाला कि एक गोले का वास्तविक आयतन 1/6 पाई सिग्मा क्यूब, जो कि स्क्रीन पर आपको समीकरण नंबर 3 के रूप में दिखाई दे रहा है। और एक अणु का वर्जित आयतन बराबर होगा 4/6 पाई सिग्मा क्यूब, जो कि आपको समीकरण नंबर 4 के रूप में दिखाई दे रहा है। समीकरण नंबर 3 व 4 से स्पष्ट है कि वर्जित आयतन वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। कैसे? एक अणु का वर्जित आयतन अपॉन एक अणु का वास्तविक आयतन। तो एक अणु का वर्जित आयतन है, एक गोले का वास्तविक आयतन है 1/6 पाई सिग्मा क्यूब और एक अणु का वर्जित आयतन है 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। एंड इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू 4 के बराबर आती है।
और इससे पता चलता है कि एक अणु का वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। और वर्जित आयतन या अवरोध आयतन एक ही बात होती है। कुछ बुक्स के अंदर टर्म वर्जित आयतन लिखा हुआ है और कुछ जगह पर अवरोध आयतन लिखा हुआ है, और दोनों को ही हम और इंग्लिश में इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। तो ये कि सिद्ध इस तरह से हम ये सिद्ध करते हैं कि एक अणु का वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन का कितना होता है, 4 गुना होता है। तो इस तरह से हमने वान डेर वाल समीकरण के द्वारा किए गए संशोधन, वॉल्यूम में संशोधन के बारे में अध्ययन किया। यदि वॉल्यूम में संशोधन 1 मोल का वर्जित आयतन गिने तो 4 ब्रैकेट में 4/3 पाई सिग्मा/2 का होल क्यूब, इस वैल्यू को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी 1 मोल का वर्जित आयतन आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल का प्रति मोल अवरोध आयतन या 1 मोल वर्जित आयतन B = बराबर होता है 4n ब्रैकेट में 4/3 पाई ब्रैकेट में सिग्मा/2 का होल क्यूब का होल ब्रैकेट। और ये जो वैल्यू है इसको हम कैलकुलेट करेंगे और ये किसके बराबर होगी, B के बराबर होगी। अगले वीडियो में हम वान डेर वाल्स के दाब संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।